लोकतंत्र के लिए जो एक बड़ा ही मुख्य आधार माना जाता है और वो है विविध विचार, धर्म, भाषा, संस्कृति और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का समग्र प्रतिनिधित्व। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति इस समाज की समरसता को तोड़ने का काम आज़ादी से पहले से ही करती आई है। हमारी आज़ादी के बाद संसदीय लोकतंत्र में राजनीति ने आसान और तरीके निकाले और इसकी वजह से विचारधारा के बजाय जाति के आधार पर वोट बैंक बनाए गए। जिस जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए समाज में आरक्षण दिया गया, वही जाति व्यवस्था एक बार फिर से आज की राजनीति की बुनियाद बन गई, धुरी बन गई। यहाँ तक कि सबको समान अवसर की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी वोटों की मजबूरी के लिए पिछड़े वर्ग के तुष्टीकरण के मामले में समाजवादी विचारों वाली पार्टियों के मुकाबले आगे निकल चुकी है और इस होड़ में देश में एक बार फिर से मंडल पार्ट 2 का दौर शुरू हो चुका है। अवसरवादी राजनीति ने विचारधारा की सीमाओं को सत्ता के लिए तोड़ दिया। सर्वसमावेशी राजनीति की बात करने वाली पार्टी कांग्रेस भी पिछड़े वर्ग की राजनीति करने लगी, तो मनुवादी कही जाने वाली बीजेपी भी अब मनुवाद का विरोध करने वाली पिछड़ी जातियों की मसीहा बनती नजर आ रही है। लेकिन राम मंदिर आंदोलन ने जिस तरह पिछड़े वर्ग को अपनी ताकत बनाया, उसी तरह बहुजन की सियासत करने वाली मायावती ने 2007 में ब्राह्मणों के बल पर बहुमत की सरकार बनाई थी, जबकि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार कहकर बीएसपी ने दलितों को एकजुट किया था। मायावती ये प्रयोग दोबारा दोहरा रही हैं और यूपी चुनाव से पहले प्रदेश भर में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही हैं। सत्ता पाने के लिए अब दलितों के अपमान पर रोष जताने की बजाय ब्राह्मणों के सम्मान की बातें हो रही। ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं बीजेपी ने तो पिछड़ों की सूची बनाने का राज्यों को अधिकार देने के लिए बकायदा 127वां संविधान संशोधन कानून पारित कर दिया है। इसके बाद समझा जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए कई अन्य पिछड़ी जातियों को भी शामिल किए जाने की योजना है। सच्चाई तो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के आम चुनाव के वक्त खुद को पिछड़ा बताकर पिछड़े वर्ग की सहानुभूति और वोट हासिल किए थे। और बहन जी, महामिलावटी लोग, मेरी जाति तो इतनी छोटी है, गांव में एकाध घर भी नहीं होता है। और मैं तो पिछड़ा नहीं, अति पिछड़े में पैदा हुआ हूं। आप मेरे मुंह से बुलवा रही हो, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने कभी अगड़े पिछड़े की राजनीति का मैं पक्षकार नहीं हूं। जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है? मुझे तो पूरे देश को अगड़ा बनाना है। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति खांची मोघ बताई जाती है। बताया ये भी जाता है कि उन्होंने गुजरात मुख्यमंत्री बनने के बाद वैश्य जाति से हटाकर पिछड़ी जाति की सूची में शामिल करवा दिया था। बहरहाल दलित पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया भी वैश्य जाति से जुड़े। दरअसल हिंदुओं के संस्कारों और सोच में गहरी पीठ वर्णाश्रम व्यवस्था ने पिछड़ों को ब्राह्मणवाद के खिलाफ बगावत करने से रोका। इसलिए बीजेपी पिछड़े वर्ग को अपना बेस वोट बैंक बनाने का हर जतन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए मंत्रिमंडल में यूपी से 7 से ज्यादा मंत्री पिछड़े वर्ग से बनाए हैं, तो संसद में विपक्ष की बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर हंगामे को भी दलित पिछड़ों के अपमान से जोड़ा गया है। इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्रिपरिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन ये बात
कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। अपने आरक्षण विरोधी रुख को छिपाकर आरक्षण को जरूरी बताने लगा है। बीजेपी के पिछड़ों के कमंडलीकरण को लेकर मंडलवादी पार्टियां चौकन्नी हो गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में कई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग अब जागरूक और सशक्त हो रहा है। वो भी अपने अधिकारों के लिए अपना नुकसान नफा समझने लगा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत देश शूद्रों का होगा। ऐसे में मनुवादी ताकतें दलित पिछड़ा एकजुटता को अपने लिए बड़ा खतरा मानती हैं। वहीं दलितों से दूरी बरतने वाले पिछड़ा वर्ग में ही RSS को कट्टर हिंदुत्व के धर्म ध्वजावाहक नजर आते हैं। ये अलग बात है कि दिनों दिन राष्ट्रीय कंपनियों के निजीकरण, घटती सरकारी नौकरियों और मंदी की वजह से आरक्षण का लाभ बेमानी हो गया था और प्रोफेशनलिज्म लाने के नाम पर भी लेटरल एंट्री को भी आरक्षण खत्म करने का जरिया बना दिया गया है। अंशुमन त्रिपाठी, APN न्यूज।